हेलो। कैसे हो? बात सुनो ना। सुनते क्यों नहीं हो? क्या कर रहे हो भाई आप? मजे ले रहा हूँ यार। मजे ले लो .com मेरी एक वेबसाइट है। नई बनी तो बना लेंगे मजे ले लो .com। उसमें मजे लिया करेंगे। किसके? पता नहीं भाई किसके लिए करेंगे। काम करते हैं अपना, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कर रहे थे। इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम और करेंगे। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज जो है सेक्शन 112A की बात करेंगे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अपने कान और दिमाग खुले रखना। स्वाहा। तो सेक्शन 112A क्या आपने पढ़ा है? क्या होता है? जी हाँ, हमने पढ़ा है सर। क्या होता है? लिस्टेड इक्विटी शेयर होना मांगता या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड होना मांगता या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट होना मांगता जिस पे एसटीटी पेड होता, तो 1 लाख से ऊपर होने पर 10% रेट पर टैक्सेबल होता। अल्ला, यही चोता क्या? हाँ जी, यही चोता है। तो अगर ये प्रोविजन आपने पढ़ा है तो इसमें हम कुछ बातें और डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज से 31/1/2018 से पहले ये जो ऊपर वाली चीज हमने आपको बताई है ना, लॉन्ग टर्म जो होती है, लॉन्ग टर्म जो होती है, लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी और फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड, ये 31/1/2018 से पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। सेक्शन बताइए सर। सेक्शन 10 ब्रैकेट में आता है क्लॉज 38। 10 है एग्जेम्पशन का सेक्शन और उसका क्लॉज नंबर है 38। अब हट चुका है। गवर्नमेंट ने तुरंत जो है, अचानक जो है, इसे हटा दिया। 31/1/18 से हटा दिया। तो कई लोग जो है वो 2002 से लेकर बैठे थे शेयर। वो कहते ये तो एग्जेम्प्ट होता है, लॉन्ग टर्म हो गया, आगे बेचेंगे। शेयर मार्केट बढ़ रहा है, आगे बेचेंगे। गिरा पर कोई नहीं, फिर बढ़ गया, आगे बेचेंगे। अचानक गवर्नमेंट ने कहा कि अब बेच लो बेटा, पर इस पर जो है टैक्स लगेगा। पूरी तरह एग्जेम्प्ट नहीं होगा, 1 लाख से ऊपर की अमाउंट पर टैक्स लगेगा। वैसे भी जिसका 1 लाख का गेन आ रहा है उसको भी एग्जेम्प्ट है 1 लाख तक, बट 1 लाख से ऊपर क्या है, टैक्सेबल होगा। पहले पूरा एग्जेम्प्ट होता था सभी के लिए, अब ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, पहले बताते ना तो पहले बेच देते। तो गवर्नमेंट कहती चिंता मत करो मेरे बेटा, चिंता मत करो। मतलब बेटा तो क्या बोलेंगे, हाँ, देश के बेटे और बेटियां, चिंता मत करो। हमारा मोदी जी हैं, उन्होंने एक तिगड़म लगाई जी। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने लगाई, मोदी जी का तो नाम मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। एक तिगड़म लगाई, उन्होंने कहा भाई देखिए, 31/1/18 को जो फेयर मार्केट वैल्यू हो चुकी है, वहां तक का गेन नहीं मानेंगे। और वो नहीं मांगने का तरीका ये है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 को अपनी कॉस्ट मान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आपने 80 रुपए में शेयर लिया, वो शेयर की वैल्यू आज जो है हो चुकी है 300 रुपए। आप आगे बेचना चाहते हैं 350 में। पहले ये 80 रुपए बेचते 350 में, पूरा का पूरा गेन एग्जेम्प्ट था। 31/1/18 के बाद बेचोगे, दिक्कत हो गई, प्रोविजन चेंज हो गए, प्रॉब्लम हो गई, तो गवर्नमेंट ने एक राहत दे दी कि भाई 80 रुपए तुम्हारे थे 2002 में, 31/1/18 को 300 रुपए हो गए, तुम 300 को अपनी कॉस्ट बना सकते हो। यानी कि 300 को कॉस्ट बनाओगे, 350 में बिकेगा। तो यानी कि जो सिर्फ एक्स्ट्रा गेन हुआ है 50 रुपया, वही टैक्सेबल होगा और सभी गेन का 1 लाख भी टोटल एग्जेम्प्ट होगा। तो ये चीज जो है गवर्नमेंट ने कर दी। हालांकि यहां पर एक ट्विस्ट डाल दिया। ट्विस्ट ये है कि आप 31/1/18 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। कौन सी लेंगे मैं आपको बता देता हूं भैया। इस दिन अगर शेयर ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, खरीद बेच हो रही, तो जो हाईएस्ट प्राइस पर ट्रेड हुआ है उसको आप अपनी कॉस्ट बना सकते हैं, उस फेयर मार्केट वैल्यू को अपनी कॉस्ट बना सकते हैं। सर अगर शेयर्स पहले से लिस्टेड नहीं थे और बाद में लिस्ट हो जाते हैं, तो उस केस में डेफिनेटली यहां का प्राइस होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर लिस्ट हुए, यहां बेचना चाहते हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर बन गए। तो अब क्या करेंगे, तो आप पुरानी कॉस्ट को इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से, जैसे आप कॉस्ट को इन्फ्लेट करते हैं वैसे आप इसको कर लेंगे। अदरवाइज अलाउड नहीं है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिस्टेड इक्विटी शेयर में, यूनिट्स ऑफ इक्विटी फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में अलाउड नहीं है इंडेक्सेशन।
बट यहाँ अलाउड है फेयर मार्केट वैल्यू देखने के लिए, क्योंकि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू पता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले लिस्ट ही नहीं थे, बाद में लिस्ट हो गए। अच्छा सर, इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आपको बताने वाला था, उससे पहले मैंने कुछ आपको और बातें बता दी। ट्विस्ट ये है कि अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू को अपनी कॉस्ट बना रहे हैं तो वो फेयर मार्केट वैल्यू सेल प्राइस से ज़्यादा नहीं मान सकते। यानी कि अगर यहाँ पर 350 की जगह 250 होता तो आप मैक्सिमम जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 250 ही ले सकते थे। ये ऑप्शन दिया गया है, कंपल्सरी कतई नहीं है। यानी कि जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसको कॉस्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फायदा लग रहा है तो 31/1 की जो 18 की जो मार्केट वैल्यू है, आपका शेयर बढ़ गया, उसको कॉस्ट मान लो, ताकि उसके बाद जो बढ़े वही आपका गेन हो। बट जितने पर बेच रहे हो उससे ज़्यादा की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू लेने की वजह से लॉस बुक नहीं कर सकते। समझ गए आप? ये पूरी बातें जो है यहाँ लिखी है, ये यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, फिर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं आपको ये भी करा चुका हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल कराना बाकी है। एक इक्विटी शेयर है जो कि आपने 1 जनवरी 17 को एक्वायर करा 100 रुपये पर, तो 100 रुपये हो गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ओरिजिनली है। आप इसको बेचने जाते हैं 1 अप्रैल 20 को, यानी कि 2018 के बाद, 31 जनवरी 18 के बाद। कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है फॉलोइंग सिनेरियोज में। भैया फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो अलग अलग दे रखी है 31 को। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 200 है तो आपने खरीदा था 100 रुपये में, बढ़ गई तो 200 को अपनी कॉस्ट बना सकते हो, तो 200 आपकी कॉस्ट बन सकती है जी। 250 में बेचोगे तो 50 का ही गेन आएगा। आपकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 200 ही है, बट सेल वैल्यू 150 है। तो आपने 100 रुपये में खरीदा था, उसकी वैल्यू 31 को कितनी हो गई? 200 रुपये। लॉ कहते हैं आप 200 रुपये को अपनी फेयर मार्केट वैल्यू बना सकते हैं, पर सेल प्राइस जो है 150 रुपये की, उससे ज़्यादा की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम फेयर मार्केट वैल्यू 150 तक ही जा सकती है, और 150 तक जाएगी तो 150 की कॉस्ट 150 का सेल, कुछ गेन आपका नहीं आएगा। यानी कि अगर ये मैं 200 ले लेता तो मुझे 50 का लॉस आता, वो करना अलाउड नहीं है बाई टेकिंग फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट ही ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लॉस आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर फेयर मार्केट वैल्यू 50 रुपये है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50 है, ओरिजिनली 100 का पड़ा, तो कोई कंपल्शन थोड़ी है कि फेयर मार्केट वैल्यू को ही कॉस्ट बनानी है, वो तो ऑप्शन दिया है। आप चाहें तो 100 रुपये को अपनी कॉस्ट रख सकते हैं, भाई ये तो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है, 150 में बेच रहा हूँ, 50 का गेन आ रहा है, क्या दिक्कत है। दूसरी तरफ आपका सेल वैल्यू कितना है? 50 रुपये का। आपका सेल वैल्यू कितना है? 50 रुपये का है। मार्केट वैल्यू कितनी है? 200 रुपये। कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये। फेयर मार्केट वैल्यू आप सेल प्राइस से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो फेयर मार्केट वैल्यू मैक्सिमम 50 रुपये तक ली जा सकती है, जबकि ओरिजिनल कॉस्ट ही 100 रुपये की है। तो आप कहेंगे मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए भाई, मेरी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी को मैं कॉस्ट बना के रखूंगा। ऑप्शन दिया है, लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो। तो अगर ओरिजिनल कॉस्ट को ही रखेंगे तो उसमें आपको 50 का लॉस आएगा, क्योंकि 100 रुपये की कॉस्ट 50 में बेचोगे, 50 का लॉस आएगा। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने सेल्फ जनरेटेड एसेट के बारे में। दोस्तों ये सेल्फ जनरेटेड एसेट जो है ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं, क्योंकि आप इसे कंपनी में खुद ही जनरेट कर लेते हैं, बिजनेस में खुद ही जनरेट कर लेते हैं। ये कौन कौन से सेल्फ जनरेटेड एसेट की हमारा इनकम टैक्स बात करता है वो नीचे दे रखी है, और हम इनके बारे में क्या जानने वाले हैं कि इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगी। उदाहरण के तौर पर क्या बताऊं मैं आपको, आसान शब्दों में क्या बताऊं मैं आपको, सेल्फ जनरेटेड यानी स्वयं जनरेट कर लिया गया। जो चीज़ स्वयं जनरेट कर ली गई उसमें कॉस्ट कितनी होगी? निल, क्योंकि आपका कोई खर्चा नहीं लगा। आज मैं बिजनेस करता हूं और बिजनेस करके उसकी गुडविल बना देता हूं, जैसे कि लर्नजअप जो है, लर्नजअप की मैंने गुडविल बना दी, रेटिंग है 4.8 स्टार, जो भी है यार, राइटिंग तो अच्छे से लिख लो यार, खुद ही के ब्रांड का नाम अच्छे से नहीं लिख रहा मैं, आलसी कितना हो यार, और लिखने में भाई हाथ थोड़ा सा तंग है। एग्ज़ाम में भी लिखना नहीं होता, फाइनल में भी कोई लिख कर प्रैक्टिस नहीं करी, आदत सी छूट गई। और मेरा दोस्त आया, वो भी कनाडा से आया, तो दोस्त कनाडा से आया, यहाँ पर आकर एक वीडियो एडिटर के साथ हमारी मीटिंग थी, उसने लिया पेपर, उसने कहा भाई ये चेंज कर दो ये, वो कह रहे भाई क्या लिखा है आपने, तो वो राइटिंग नहीं समझ आती, मेरी भी ऐसी ही है। बट इसका रीज़न है, और आप बोलेंगे डॉक्टर की राइटिंग भी ख़राब होती है, इसका रीज़न है। आप कहेंगे अपनी तारीफ़ कर रहा है, भाई नहीं मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा भाई, बट जो रीज़न मैंने पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा मैच करता है। और रीज़न ये है कि अगर आपका दिमाग की स्पीड फास्ट है, जिसको हाथ जो है वो मैच नहीं कर पा रहा है,
तो राइटिंग खराब हो जाती है, क्योंकि दिमाग में जो है ज़्यादा चीज़ें चल रही है लिखने के लिए कि भाई ये लिख दो, अब हाथ फटाफट वो कर ही नहीं पा रहा है, तो राइटिंग वो खराब हो जाती है। समझे आप? और दिमाग बिल्कुल स्लो चल रहा है, धीरे धीरे, तो फिर आप ऐसे राइटिंग लिखेंगे, ऐसे। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सी ए वर्ड लगा लिया ना, उसमें आई एस का था, तो मैंने यहाँ पर सी ए वर्ड लगा लिया। मोटिवेशन मतलब पहले आपका नॉर्मल नाम था और फिर ये लेटर आपके नाम के आगे जुड़ गए। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, क्या फेमस गाना है। खैर ठीक है यार, राइटिंग की बातें हो गई, आपको थोड़ा मोटिवेट कर दिया, और हाँ काफ़ी चीज़ें हो गई। हम बात कर रहे थे सेल्फ जनरेटेड की, तो ये सेल्फ जनरेटेड एसेट है, गुडविल है बिजनेस की, ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क बोले तो नाम, मैं अपना हाँ ब्रांड का नाम लिख रहा था। कहाँ से आया ये नाम आपको? भगवान ने भेज दिया। लर्न्स अप, ओके भेज दिया तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने। कैसे भेजा क्या पता यार, ऑटोमेटिक हो गया, चीज़ें हो जाती है बस। तो ये क्या है, ये एक तरह से इस ब्रांड की जो है गुडविल भी है और ये ब्रांड का एक नाम भी है, तो नाम तो हो गया ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क की जो एक तरह से बिजनेस की जो वैल्यू क्रिएट करी है, जो कस्टमर की जो रेटिंग है 4.8 स्टार रेटिंग है, या जो भी है आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, जो भी बेस्ट सपोर्ट है, वो एक तरह से गुडविल क्रिएट हो रही है कि बंदे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको सेल करूं, जो कि मैं कभी करूंगा, अभी तो नहीं करूंगा, कोई प्लान नहीं है मेरा, मैं क्यों बेचूं भाई? जिसमें खून पसीना लगाया है उसे क्यों बेचें, बहुत मेहनत लगी है। बट अगर कोई बेचे तो उसे बोलेंगे गुडविल ऑफ बिजनेस। अब ये बिजनेस को ये गुडविल बनाने में मेरी मेहनत लगी है, बल्कि बट पैसे नहीं लगे, मेहनत लगी है पैसे नहीं लगे, तो यहाँ कॉस्ट जो है वो नील मानी जाएगी। सिमिलरली ट्रेडमार्क, नाम ले लिया भाई, नाम के लिए पैसे थोड़ी लगे, एक नाम सोचा ले लिया। अब इसको बेचूंगा, नाम चल गया, तो नाम को बेचेंगे तो क्या होगा, पैसे मिलेंगे। वो ट्रेडमार्क की कॉस्ट क्या है, जीरो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, यानी जितना भी सेल करूंगा वो सारा गेन आएगा। सिमिलरली टीनेंसी राइट, किसी को रहने के अधिकार देना टीनेंसी राइट होता है। रूट परमिट, जैसे बसों के रूट चलते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 जाएंगे, उसके परमिट लेने पड़ते हैं। रूट परमिट जो है आप सेल्फ जनरेट भी कर सकते हैं, अब कैसे करते हैं भगवान जाने, मेरे हिसाब से तो परमिशन लेनी पड़ती है। बट अगर गवर्नमेंट ही है और उसने कुछ सेल्फ जनरेट कर लिया और वो रूट परमिट किसी और को दे रही है, प्राइवेट प्लेयर को, तो शायद उस केस में कॉस्ट नील मानी जाएगी, क्योंकि वो आपने खुद ही जो है परमिट जनरेट कराए, उसकी अप्रूवल ली है, कॉस्ट नहीं लगी। हो सकता है अप्रूवल ले लियो, हो सकता है आपने एक रूट ईजाद किया हो, उसका पेपर बनाया हो, उसकी अप्रूवल ले लियो, दैट्स इट, उसको खरीदा ना हो, ऐसा कुछ है तो हो सकता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो। इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता नहीं है। लूम आर का मतलब है मशीन राइट करने के राइट्स होते हैं, राइट टू मैन्युफैक्चर या कुछ प्रोसेस करने का कुछ राइट आप ही के पास है, या फिर राइट टू कैरी ऑन बिजनेस या प्रोफेशन आप ही के पास है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। इन सब जगहों पर क्या है, ये आपके सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट हैं, क्योंकि आपने खुद जनरेट करें, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी। बट यदि यही एसेट आप परचेज कर लें एक्वायर करने की बजाय, उस केस में जो प्राइस आपने पे करा वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, चाहे आप पैसे दें या ना दें, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, मतलब कि दोनों केस में सेम है। यानी कि ट्रेडमार्क, टीनेंसी राइट, रूट परमिट और लूम आर्स अगर एक्चुअली में पे करा है तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानी जाएगी, जो एक्चुअली में पैसा दिया है। हालांकि गुडविल ऑफ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर और राइट टू कैरी ऑन बिजनेस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा नील मानी जाएगी। इसमें क्या ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर लोगे, बिजनेस की गुडविल में जो सेल्फ जनरेटेड है, खरीदी नहीं है। देखो खरीदोगे तो पैसे लगेंगे, खरीदी नहीं है आपने, और खरीदोगे तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी, उसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट थोड़ी ना निकलेगी। आपने किसी की गुडविल खरीद ली तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, क्योंकि आपने सेल्फ जनरेट नहीं करी है। बट फिर उसमें इंप्रूवमेंट तो आप खुद ही करोगे ना, इंप्रूवमेंट भी किसी से खरीद कर थोड़ी करवाओगे, इंटेंजिबल है सर। तो इसलिए यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट में इन जगहों पर गुडविल ऑफ बिजनेस में, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस में इंप्रूवमेंट नील है। हालांकि ट्रेडमार्क हो सकता है कि आपको ट्रेडमार्क की जो है अगर कोई कॉस्ट लगे मॉडिफिकेशन की और किसी चीज़ की, तो मे बी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जा सकती है। टीनेंसी राइट, लूम राइट्स, लूम आवर राइट्स, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानी जा सकती है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नॉट एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानी जा सकती है अगर एक्चुअली में खर्चा लगा है तो।
अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैंने जिक्र करा गुडविल ऑफ अ बिजनेस का। हर एक वर्ड का मीनिंग होता है, जैसे हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, वैसे हमारे इनकम टैक्स में हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। तो गुडविल ऑफ बिजनेस की बात करी गई है, ये इसलिए करी गई है क्योंकि अगर कोई और कैपिटल एसेट होगा ऊपर जितने भी हमने डिस्कस करे उसके अलावा, और वो सेल्फ जनरेटेड होगा, उस केस में कैपिटल गेन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है इनडिटर्मिनेबल है। इनडिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेबल, उसकी वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती, क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू ही निकाली नहीं जा सकती है, इसलिए कैपिटल गेन ही कैलकुलेट नहीं होगा। ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस BC श्रीनिवास शेट्टी के केस में आया है, जिसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को शॉर्ट में CIT लिखा है। इन्होंने केस करा है, ये है प्लेंटिफ और श्रीनिवास शेट्टी है डिफेंडेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में ही, डेफिनेटली श्रीनिवास शेट्टी के फेवर में ही केस सुनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, तो बिजनेस की गुडविल नहीं है, प्रोफेशन की है। बिजनेस की गुडविल यहाँ पर आ गई, जो इसके अलावा कैपिटल एसेट है और उसकी गुडविल सेल्फ जनरेट करी है, उस पर कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। यानी कि अगर आपने CA फर्म बनाई, उसकी गुडविल बनाई और बाद में गुडविल को बेच देते हैं, तो वो एक प्रोफेशन है, और उसकी गुडविल बेचने पर जो भी पैसा आएगा उस पर गेन निकलेगा ही नहीं। हो सकता है फ्यूचर में इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आ जाए, बट फिलहाल तो नहीं है। मजे करो, ऐश करो, एंजॉय करो। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर करेंगे हम एक और कॉन्सेप्ट, और वो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट। अभी तक हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की, अब बात करेंगे फुल वैल्यू कंसिडरेशन की। दुआओं में रहेंगे, अंगड़ाओं में जाएंगे। गाना तो आता है मुझे, मतलब आता, गाना नहीं आता, मतलब गाने का शौक तो है, बट वर्डिंग्स लिरिक्स याद नहीं होते। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमको हमी से लुट गए, जब से मिले नैन तिहारे। फुल वैल्यू कंसिडरेशन, तो यहाँ फुल वैल्यू कंसिडरेशन आती है। इसके बाद आप माइनस करते हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रांसफर। ट्रांसफर से जुड़े हुए खर्चे माइनस करते हैं, जैसे ब्रोकरेज ऑन सेल, तो आती है नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो आता है कैपिटल गेन। एग्जेम्पशन अगर है तो माइनस करेंगे तो आएगा कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन करते हैं, पुरानी कॉस्ट को नई कॉस्ट पर लाते हैं यदि ये लॉन्ग टर्म है। कुछ जगहों पर लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्सेशन नहीं होती है, और कुछ जगहों पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्पेसिफिक कॉस्ट ही मानी जाती है। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने के लिए आप पुराना पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का, नए ओनर का भी देखते हैं, और अगर कॉस्ट आपकी नहीं लगी तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को ही अपनी कॉस्ट मानते हैं। जिस समय आपके पास है तब से लेकर आप जब ट्रांसफर कर रहे हैं तब तक का इंडेक्सेशन करते हैं। ये सारे प्रोविजन हमने पढ़े हैं। फुल वैल्यू कंसिडरेशन हमने पढ़ा है कि भैया जो सामने वाले व्यक्ति से पैसा मिल रहा है उसी को फुल वैल्यू कंसिडरेशन बोलते हैं, पर उसके अलावा कुछ जगहों पर ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन कुछ और भी हो सकती है। क्या हो सकती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए लैंड है, मान लीजिए बिल्डिंग है, ये इमोल एसेट होते हैं, इनकी रजिस्ट्री होती है बेचने पर। जब रजिस्ट्री होती है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट होती है एक सर्टेन परसेंटेज लगाकर, और जाहिर सी बात भी है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लेते हैं 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए हैं, और आप कह रहे हैं कि भैया मैंने तो 10,000 रुपये बेच दिया। तो कहीं ना कहीं आप जो है छल कपट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही 2 लाख रुपए है, जो कुछ ना कुछ सोच समझ के वैल्यू निकाली होगी, तो आप कम में दिखा रहे हैं। तो कहीं ये तो नहीं कि लीगली कम में दिखा रहे हैं, बाकी काला धन है, बाकी कैश में है, शो नहीं किया जा रहा, तो सामने वाला इनकम भी शो नहीं करेगा। वो कहेगा मैंने 10,000 में बेचा, आप कहेंगे मैंने 10,000 में खरीदा, बाकी कैश में पैसा दे दिया, आपकी ब्लैक की मनी को आपने पैसा दे दिया, सामने वाले ने उसको ब्लैक मनी अपने पास रख लिया। तो आपने जिस पर टैक्स नहीं दिया होगा वो कैश आपके पास पड़ा होगा, वो सामने वाले को दिया, और सामने वाला जो है उसको 10,000 में ही खरीद रहा है, ऐसा दिखा रहा है चेक के थ्रू, बाकी कैश ले रहा है, तो उसके लिए भी इनकम नहीं निकल रही। तो ये काम नहीं चले, इसलिए बोला कि भाई देखो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो हो सकता है, हम मानते हैं। तो 10,000 रुपये जो आप ले रहे हैं उसमें आप 10% जोड़ दीजिए, यानी 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे किया वो आपको पता होना चाहिए। 10,000 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। 10,000 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया आपका 1,
प्लस 10% यानी 0.1, 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है 0.1, तो ये हो गया 1.1, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1। ये जो है बोला कि 10% तक हो सकता है फ्लक्चुएशन, बट 10% ऐड करने के बाद भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम आ रही है अमाउंट, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लेंगे। कठोर शब्दों में ये बात लिख दी गई है। ये देखिए उदाहरण के तौर पर, ये देखिए आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 1,04,000 है और आप 1,00,000 रुपए में बेचते हैं, तो 1,00,000 में 10% जोड़कर देख लो 1,10,000 होता है। अगर उससे भी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कम पर बेचकर जो है कहीं ना कहीं पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही आपको सेल कंसिडरेशन मानना पड़ेगा। बट यहाँ पर तो आपने 1,00,000 में 10% जोड़ा, 1,10,000 आ रहा है, 1,10,000 से कम ही है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपकी सेल कंसिडरेशन सही होगी, आपने सही अमाउंट पर बेचा होगा, उसी को आप सेल कंसिडरेशन यानी कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लेंगे। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,26,000 है तो आपने 1,00,000 में जोड़ा 10% आया 1,10,000, 1,10,000 से भी ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो यह स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मानना पड़ेगा। बात समझ गए आप? सर अब दूसरा सवाल आता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ये कौन से दिन की लेनी है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की जो एक्चुअली में वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी जिस पर लगती है वो वैल्यू चेंज होती रहती है। पहले कुछ थी, कुछ साल बाद कुछ हो गई, कुछ साल बाद कुछ हो गई, चेंज होती रहती है। तो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की लेनी है? जिस दिन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कराने जाओगे मेरे दोस्तों, उसी दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होगी ना, वो चेक करोगे और उसको कंपेयर करोगे कि आपका सेल कंसिडरेशन लैंड बिल्डिंग का क्या है। फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मानोगे। पर बहुत बार ये भी होता है कि आपका एग्रीमेंट पहले हो जाता है, एग्रीमेंट आपका पहले हो जाता है। मान लेते हैं आपका एग्रीमेंट 2017 में हो गया और एग्रीमेंट के साथ आपको कुछ अमाउंट पहले ही मिल गया, बुकिंग हो गई सर। अब जाहिर सी बात है कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जब रजिस्ट्रेशन कराने गए में भी हो सकता है कुछ साल भी लग जाते हैं, तो आपने कहा भैया यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख थी, अब जो है आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30 लाख कह रहे हैं, तो मेरा ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बनेगा, जबकि मैं पहले ही एग्रीमेंट कर चुका था। अगर आपको ये अमाउंट, कुछ अमाउंट आपको पहले ही मिल चुकी है बाय अकाउंट पे चेक, कैश में नहीं, अकाउंट पे चेक, यानी कि सीधा अकाउंट में पैसे मिले, जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में पैसा गया, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अगर इन जगहों से आपको पैसा मिला था कुछ पहले, तो यानी कि आपका सब कुछ पहले से तय था, लीगली एग्रीमेंट किया था, थोड़ा पैसा मिल गए थे, सारी चीज़ें कंफर्म थी, तो अब एग्रीमेंट वाली डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी ले सकते हैं कंपैरिजन के लिए। ये बेनिफिट दिया है, ये बेनिफिट दिया है। अब इसमें एक और लोचा है। लोचा क्या है? लोचा ये है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लोचा ये है कि मान लेते हैं 2 लाख रुपए जो है आपने सेल करा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 3 लाख। एक्ट बोलता है कि भैया अब तो ये जो है 3 लाख को ही आपको मानना पड़ेगा कि ये आपकी जो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन है। आप असेसिंग ऑफिसर को बोलते हैं, आप बोलते हैं साहब ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, ये जो भी है, लैंड है जो भी है, आप इसको 3 लाख में बिकवा के दिखा दो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ 2 लाख से ऊपर में बिक ही नहीं रहा है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है एक्चुअली में, आप उससे भी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बनाकर बैठे हो, तो ये तो मेरे से अन्याय हो गया ना मेरे साथ, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं इससे ज़्यादा पे बेच नहीं सकता और उसके बावजूद भी मेरे को मानना पड़ रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर ही मैंने बेचा है और ज़्यादा टैक्स कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, उस केस में असेसिंग ऑफिसर जो है क्या कर सकता है, आपकी रिक्वेस्ट करने पर डेफिनेटली वो अपने वैल्यूएशन ऑफिसर को जो है रिपोर्ट भेज सकता है। सर ये वैल्यूएशन ऑफिसर क्या होता है? ये इनकम टैक्स, पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिस होता है वैल्यूएशन ऑफिसर का। इसके पास फाइलें आती है और ये बंदा जो है इसमें वैल्यू करता है, वैल्यूएशन करता है। तो अगर ये फाइल इसके पास गई तो ये वैल्यूएशन कर बताएगा और फिर ये बताएगा कि क्या मेरे हिसाब से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। आप कितना ले रहे थे? 2 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 3 लाख, तो 3 लाख आपकी क्या थी? सेल कंसिडरेशन। अगर इसने बोला कि नहीं वैल्यू तो है 2.5 लाख, तो आप 2.5 लाख को ही सेल कंसिडरेशन मानेंगे। बट यदि इसने बोल दिया नहीं इसकी वैल्यू तो 5 लाख रुपए है, फेयर मार्केट वैल्यू मेरी तरफ से जो है 5 लाख रुपए की वैल्यू निकल कर आ रही है, तो उस केस में आप कहेंगे चल ठीक है यार,
मेरा दाव वेस्ट चले गया, मैं क्या करूं। अब 3 लाख को ही सेल कंसिडरेशन जो पहले मान रहा था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन, वही मान लेता हूं। वैल्यूएशन ऑफिसर ने आपका फेवर कर दिया तो अच्छी बात है, फिर तो जो उसने बोला उसको आप सेल कंसिडरेशन मान सकते हैं। बट नहीं फेवर किया आपका, तो पहले जो सेल कंसिडरेशन मान रहे थे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को, वही माननी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब जैसे आपकी रिक्वेस्ट पर असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजा, सिमिलरली उसी प्रकार सेक्शन 55A जो है वो कहता है कि वैल्यूएशन ऑफिसर को, सेक्शन 55A बोलता है कि वैल्यूएशन ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर चाहे तो अपने हिसाब से भी फाइलें भेज सकता है। कहां कहां पर भेज सकता है? जहां जहां फेयर मार्केट वैल्यू का जिक्र है, पहली चीज, क्योंकि आपके एक्ट में बहुत जगह फेयर मार्केट वैल्यू का जिक्र है। दूसरी चीज ये, भाई इन चीजों की फेयर मार्केट वैल्यू निकालता कौन है? जहां जहां पे जिक्र है वहां निकालता कौन है? भाई स्टॉक का प्राइस ट्रेड होता है तो वो तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि भैया क्या इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। बाकियों के लिए निकालने के लिए कोई ना कोई तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा। तो यानी जहां जहां फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत है वहां पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से असेसी ने, जिसको टैक्स देना है, उसने वैल्यू निकाली होगी मानने के लिए कि भाई मेरी इसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो जहां रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू निकाली है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भैया देखो मेरे हिसाब से तो फेयर मार्केट वैल्यू 25,000 के गैप से भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 25,000 रुपये से भी ज़्यादा का गैप मुझे लग रहा है, जो वैल्यू असेसी ने बताई है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाकर और जो मुझे लग रही है, यह कम से कम 15% का गैप लगता है कि जो वैल्यू इसने बताई है और जो मुझे लग रही है 15% का कम से कम गैप है, दोनों में से एक भी है। यानी छोटी मोटी चीज़ नहीं, थोड़ा सा उसको बड़ा अमाउंट लग रहा है, तो उस केस में वो बोल सकता है एक काम करता हूँ वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजता हूँ, फिर ये बताएगा कि क्या है, फिर ये बताएगा क्या है। तो ये असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है, प्रोवाइडेड वो सब कुछ देखे समझे और उसके बाद जो है फाइल को भेजे। सरकमस्टेंस अगर ऐसे बने जहां पर उसको लगे झोल है, झोल झपाटा है, तो तब जो है वो असेसिंग ऑफिसर जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज सकता है। रीजन कि बेचारा वैल्यूएशन ऑफिसर थक जाएगा, ऐसे थक जाएगा कि मेरे पास सारी फाइलें भेजे जा रहे हैं, मैं अकेला कितना वैल्यूएशन करते जाऊंगा भाई, तो सोच समझ के फाइल भेजो, मुझे बहुत टाइम लगता है, इसलिए ऐसा वैल्यूएशन ऑफिसर सोच रहा होगा। यहां तक की बात क्लियर है, तो कुछ और बातें कर लेते हैं। कुछ और बातें कहती है सेक्शन नंबर 50CA। 50C करा हमने फुल वैल्यू कंसिडरेशन, ये देखिए यहां पर है। उसके बाद हमने किया 55A, वैल्यूएशन ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर का भेज सकता है। फिर है 50CA, ये अनकोटेड शेयर की बात करता है। अनकोटेड शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना सीए फाइनल में है, और डेफिनेटली जैसे कि एक वैल्यूअर करता है वैसे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कंपनी के एसेट की वैल्यू माइनस लायबिलिटी करके निकालना पड़ेगा। अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम है सेल्स कंसीडरेशन, तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन मानते हैं अनकोटेड शेयर के केस में। अगर आप अनकोटेड शेयर को बेच रहे हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू अगर सेल कंसीडरेशन से ज़्यादा है तो उसी को जो है सेल कंसीडरेशन मानेंगे। एक और सेक्शन है सेक्शन 50D। अगर किसी एसेट का कंसीडरेशन पता नहीं लगाया जा पा रहा है, एसेट का कंसीडरेशन नहीं पता लगाया जा रहा है, उस केस में आप फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी ट्रांसफर के दिन उसी को सेल कंसीडरेशन मानेंगे। सर कैसे नहीं पता लगाया जा रहा? क्या हो गया, ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, भूल गए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, ट्रेस नहीं हो रहे, क्या करोगे आप? हो सकता है कोई सर्कमस्टेंस आ जाए जहां पर आपको कंसीडरेशन नहीं पता लगाया जा पा रहा है, भूल चुके हो भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, हो सकता है, भूल सकते हैं चीज़ें, डॉक्यूमेंट गुम हो सकते हैं, बैंक अकाउंट क्लोज हो सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट हो सकता है नहीं मंगवाई हो, दोबारा नहीं निकल रही हो, चीज़ें हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं भाई, बहुत इश्यूज होते हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी उस एसेट की ट्रांसफर वाले दिन उसी को सेल कंसीडरेशन मानेंगे, ऐसा लिखा है 50D सेक्शन में। आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसके बाद आपकी कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर स्लम सेल करेंगे कॉन्सेप्ट और फिर इलस्ट्रेशन, और उसके बाद 2-3 छोटी मोटी चीज़ें करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो बड़ा चैप्टर है जी, हाँ है, मेहनत लगेगी मेहनत। मैंने तो पहले से बोला है कि भाई इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स में मेहनत करनी है, एक एक चीज़ समझनी है, नोट्स बना सको तो बनाइए, नहीं बना सको तो इसमें मार्क करिए। मेहनत बहुत है सर, मेहनत बहुत है। जहाँ पर आपने कहा कि भाई मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ पर नहीं कर पाओगे।
जहाँ पर है कि मेहनत तो मुझे करनी है, वहाँ पर सब कुछ कर लोगे, ऊपर ऊपर चले जाएगा आपका ग्राफ। अब जो है आखिरी कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, और आखिरी कॉन्सेप्ट है आपका एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड। ये क्या होता है? ये होता है ब्याना, होता है ब्याना, ब्याना ही बोलते हैं ना मतलब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं, बट घर वालों को बोलते सुना है। तो ये आखिरी कॉन्सेप्ट आपका आज की क्लास का आ रहा है, एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड। फोरफिटेड का मतलब क्या होता है? ले लिया और कैंसिल कर दिया। एडवांस मनी मिल गई और उसे कैंसिल कर दिया। मतलब ये है कि जब आप घर की बुकिंग करते हैं तो घर की बुकिंग करने के टाइम एक टोकन अमाउंट पे करते हैं, उस अमाउंट को एडवांस मनी बोला जाता है। मान लेते हैं कि 1 करोड़ का घर है, तो कम से कम 1 करोड़ के घर का कम से कम 10 लाख रुपए तो 10% तो पे करेंगे ना, 10%, ताकि वो इंसान किसी और को ये घर ना बेचे और आपके लिए बुक करके रख दे, बाकी पैसे चाहे बाद में दे देना। बट यदि आपने उसको बाद में कैंसिल कर दिया कि नहीं मुझे जो है घर नहीं खरीदना है, तो ये व्यक्ति इस पैसे को अपने पास रख सकता है, फोरफिट कर सकता है। ये उसका अधिकार भी है कि भाई तेरे को बेचने के लिए मैंने घर किसी और को नहीं बेचा और अब तू पीछे हट रहा है, तो जो तूने मेरे को पैसा दिया, एडवांस दिया है, वो मैं फोरफिट कर सकता हूँ। अब क्योंकि इसने फोरफिट कर दिया तो ये इस इंसान की, जो सेलर है एक्चुअली में घर का, उसकी इनकम हो जाएगी। अच्छा सर, तो इसमें जो है 1/4/2014 से पहले और 1/4/2014 के बाद, सही लिख रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, 1/4/2014 से पहले और 1/4/2014 या उसके बाद में अलग अलग ट्रीटमेंट है। 1/4/2014 और उसके बाद, यानी कि अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात करी जाए, तो ये एडवांस मनी फोरफिटेड आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। सिंपल इज दैट। जब पैसा मिल गया तब आपकी इनकम हो गई, सिंपल इज दैट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे। सर ये तो कैपिटल गेन के चैप्टर में, अरे बट कैपिटल ऐसे ट्रांसफर तो नहीं ना हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं हो सकता ना, इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी ये एडवांस मनी फोरफिटेड। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि भाई आपका जो घर है, मान लेते हैं आपको कॉस्ट पड़ी थी 50 लाख की, मान लेते हैं आपको 50 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ी थी, 10 लाख रुपए आपको एडवांस मिला, बंदे ने नहीं खरीदा, आपके पास पैसे आ गए। तो पहले क्या होता था? पहले कहते थे जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना 50 लाख, उसमें 10 लाख तो आपको मिल गए, 10 लाख तो आपने फोरफिट कर लिए, मिल गए, तो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम कर लो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली गेन ज़्यादा आ जाएगा, तो डायरेक्टली टैक्सेबल ना कर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम करा जाता था पहले के टाइम। कब? 1414 से पहले के टाइम। आ सकता है पेपर में कि पहले किया तो क्या, बाद में किया तो क्या, दोनों याद करना जरूरी है। रीज़न क्या है कि प्रॉपर्टी की डील्स ऐसे ही होती है कि आपका बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है जिसमें मान लो 2012 में आपने जो है मनी फोरफिट कर ली, फिर 2016 में फिर फोरफिट हो गई क्योंकि बंदे ने नहीं खरीदा, अब 2020 में बेचना चाहते हो, तो आप देखेंगे टैक्स ट्रीटमेंट में काफ़ी सारे साल आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बस यही है, हाँ जी यही है, और कुछ भी नहीं है। Mr. A has one house property for 10 lakh rupees purchased on 1st April 2007. He has forfeited advance money on 10th July 2012. Mr. A gifted this property to Mr. B, his close friend. Now Mr. B want to sell the property, but he cannot deduct the forfeited amount from cost of acquisition since he has not received the amount. Very important point. अब इसमें जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या था इसमें, मिस्टर ए जो था उसकी प्रॉपर्टी है और उसने 10 लाख रुपए फोरफिट करने के बाद मिस्टर बी को गिफ्ट दे दिया, तो इसके लिए क्या ट्रांसफर वो नहीं माना गया, इसके लिए प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट लग गया। अब ये बी आगे बेचना चाहेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की लेगा, पर उसमें से 10 लाख माइनस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इसको नहीं मिले, उस 10 लाख रुपए की प्राप्ति मिस्टर बी को नहीं हुई, जिसको मिली उसने ट्रांसफर कर दिया, मतलब ट्रांसफर माना ही नहीं गया, वो एक तरह से इंग्लिश वर्ड का ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर माना नहीं गया, इसके लिए भी टैक्सेबल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भैया 1/4/2014 से पहले आप कॉस्ट से माइनस करते थे, क्योंकि मिस्टर ए के लिए गेन निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए ये भी बच गया, इनका फ्रेंड भी बच गया। इलस्ट्रेशन करेंगे कुछ 17, 18, 19 कब? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद एंड बाय बाय।